हम लोग पाषाण काल का टॉपिक कर रहे थे और अभी तक में हम लोगों ने पूरा पाषाण काल कंप्लीट कर लिया है और मध्य पाषाण काल कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग के क्लास में नव पाषाण काल का टॉपिक होगा। नव पाषाण काल का टॉपिक होगा। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, तो पहले उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद फिर क्रमशः आगे बढ़ेंगे। नियोलिथिक नवपाषाण काल। सबसे पहला पॉइंट है इसका काल और क्षेत्र तय करना। काल और क्षेत्र। फिर है दूसरा पॉइंट, इनका स्रोत तय करना। कौन से स्रोत के आधार पर हम इनके बारे में जानते हैं, ये तय करना। इसके बाद है यह तय करना कि मानव जीवन कहां तक पहुंचा। मानव जीवन कहां तक पहुंचा। मानव जीवन के विकास की यात्रा समझना है इनके माध्यम से। इसके बाद फिर तब हमें यह देखना है कि जीवन के विकास का कारण क्या है। जीवन के विकास का कारण क्या है। जीवन के विकास का कारण क्या है। फिर इस काल को क्रांतिकारी उपलब्धियों का काल कहना कहां तक युक्ति संगत है। To what extent it is right to call it a revolutionary phase, the phase of revolutionary achievements. तो अब हम ये देखेंगे कि क्या आप लोगों के कुछ एक प्रश्न, क्वेरीज। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, हाँ, आप सब लोगों का स्वागत, आप सब लोगों को गुड इवनिंग, सब लोगों का अभिवादन। क्या क्या क्वेश्चन है। एक तो है कि जो आपने हमें दिया था सर, कल वाले क्वेश्चन को फॉर्मेट बनाना था पहले। अच्छा ठीक है, कल वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने देखने के लिए कहा था वो मैं यहां बताऊंगा। जीवन के विकास का कारण क्या है। जीवन के विकास को पहले समझ लेंगे और उसी को समझने के क्रम में ये बात समझ में आ जाएगी कि नवपाषाण काल के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इस दौर में एग्रीकल्चर एक नॉर्मल फेनोमेना के रूप में
एक नियमित और व्यापक फिनोमेना के तौर पर विकसित हो गया है। तो मैंने कल भी बताया था कि एग्रीकल्चर का विकास क्यों हुआ का जो प्रश्न है वह एग्रीकल्चर केंद्रित है, वो मध्यपाषाण काल या नवपाषाण काल केंद्रित चीज नहीं है। ये और बात है कि मध्यपाषाण काल में एग्रीकल्चर का कुछ इक्का दुक्का प्रमाण मिलता है और नवपाषाण काल में उसका विकास रेगुलर हो जाता है। तो इसी दो कालखंड की चर्चा भी उसके साथ होती है। तो और आपने सिलेबस को भी देखा होगा ठीक से, तो उसमें आपको एग्रीकल्चर और पशुपालन के विकास का चरण भी लिखा हुआ मिलेगा। तो उस वजह से मैंने उसके ऊपर एक स्पेशल क्वेश्चन रखा है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, आज ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब जाएंगे तब करेंगे, ठीक है। तो ज्योति तुम सेटिस्फाइड हो गई होगी। फिर क्या है, छठ की पूजा नहीं होगी, छठ पूजा की छुट्टी नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी, काहे नहीं होगी। अभी तो छठ पूजा तुम लोग करोगे नहीं, तुम्हारे घरों में भी छठ पूजा की जो बात होती है वो तो आज तो खरना है, लोहंडा, और कल इसकी छुट्टी होगी। वही छुट्टी करने की बात तो मुझे ज़रूरत की लगी नहीं, कल छुट्टी कर देंगे, इस बात के लिए आश्वस्त रहिए। अमित बिश्नोई, गुड इवनिंग गुरुजी। बिल्कुल गुड इवनिंग। नमन यादव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मानव यादव, हाँ गुड इवनिंग। दीप शर्मा, गुड इवनिंग। आर्यन राजपूत, गुड इवनिंग। अनिल कुमार, हाय प्रहलाद जी। कहाँ है प्रहलाद जी? होंगे आपस में, ठीक है, लगे रहिए। तो खैर इधर की बात हो गई। कोई और सवाल हो आपके मन में यदि मध्यकाल मध्यपाषाण काल तक का तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं अब आगे बढ़ूंगा। नहीं, वेरी गुड, कर देना सर, मेरा भी एग्जाम है। तुम्हारा किस बात का एग्जाम है कल? राधे राधे सर, हाँ राधे राधे। चिरंजीव तुम कहाँ के हो? कॉलेज का, ठीक है। तो चलिए, नवपाषाण काल की बात जब हम कर रहे हैं तो मैंने आपको मध्यपाषाण काल में बताया था कि इसके लिए जब आप पढ़ाई करोगे तो कोई एक कालखंड नहीं महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की तो इसके अंदर कोई एक काल अखिल भारतीय स्तर पर हम नहीं तय कर सकते। इसके लिए हम कोई एक काल अखिल भारतीय स्तर पर तय नहीं कर सकते। जैसे कि आपने कल देखा था कि मध्यपाषाण काल जब हम बोलते हैं तो मिर्जापुर के आसपास का इलाका जो है वहां पर हमें 9500 से लेकर 9000 बीसी में मध्यकालीन जीवन नजर आता है। और तो कहीं हमको 4500 5000 ईस्वी पूर्व के बीच में भी मध्यपाषाणिक जीवन नजर आ जाता है। तो मध्यपाषाणिक जीवन हमें अनेक कालखंडों में अलग अलग इलाकों में नजर आता है। तो हम मध्यपाषाण काल को अलग अलग इलाकों में जाकर तय करेंगे कि यहां पर मध्यपाषाणिक जीवन का प्रमाण हमें कौन से कालखंड से संबंधित मिला है। तो वैसे ही जब हम नवपाषाण की बात करते हैं तो अखिल भारतीय स्तर पर नवपाषाणिक जीवन एक ही सेंचुरी में, यहां तक कि एक ही मिलेनियम में भी हमें नहीं नजर आता है। एक वर्ष में, एक दशक में, एक शताब्दी में, एक सहस्राब्दी में भी हमें नहीं नजर आता है। हमें पूरे भारत के अंदर जहां जहां भी नवपाषाणिक जीवन से संबंधित साक्ष्य मिले हैं उन सब साक्ष्यों के कालों का अध्ययन करोगे तो अलग अलग काल नजर आएगा।
शुरुआत का काल, अंत का काल, सबके काल अलग अलग नजर आ जाते हैं। तो यह प्रश्न उठता है कि हिंदुस्तान में नवपाषाण काल शब्द का उपयोग यदि आप करते हैं तो आप बस इतना कह सकते हैं कि नवपाषाण काल का प्राचीनतम साक्ष्य 7000 बीसी के आसपास मिल रहा है। 7000 बीसी के आसपास आपको नवपाषाण काल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। लेकिन यह हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों में नवपाषाणिक जीवन की शुरुआत का एविडेंस नहीं है। ये एक क्षेत्र विशेष के नवपाषाणिक जीवन की शुरुआत का एविडेंस है। हमें नवपाषाणिक जीवन की जानकारी कश्मीर से भी मिलती है, उसका काल अलग है। राजस्थान से भी मिलती है, उसका काल अलग है। उत्तर प्रदेश का काल अलग है। बिहार का काल अलग है। नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया में भी इसके एविडेंसेस मिलते हैं, उन सब का काल अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में यह समझना है कि जब हम बात करते हैं भारत में नवपाषाण काल, तो सबसे पहला पॉइंट यह जानना है कि भारत में नवपाषाण काल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, जो 7000 बीसी के आसपास का है। दूसरी बात यह जानना है कि अलग अलग क्षेत्रों से जो हमें नवपाषाणिक जीवन के साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर जब हम उनके काल की गणना करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कुछ 2500 बीसी के हैं, कुछ 2000 बीसी के हैं, कुछ 1500 बीसी के हैं, कुछ 1000 बीसी तक के हैं। तो अलग अलग इलाकों में नवपाषाण का काल हमारे देश में अलग अलग है। क्लियर? तो नवपाषाण काल शब्द का अर्थ मैंने समझा दिया। अब मैं आपके सामने में एक लिस्ट लेकर आता हूं कि कौन से इलाके में नवपाषाण का कौन कौन सा काल है। एक एक इलाके का अलग अलग कालखंड है, तो जरूरी नहीं कि आप सबको पूरे तौर पर डिटेल में याद करिए, लेकिन एक मोटी मोटी समझ आपके दिमाग में होनी चाहिए। 2-3-4 का उदाहरण आप लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट आएगा। ठीक है, कुछ सवाल आया हुआ है। अच्छा, आप लोगों को एक दूसरे का कमेंट दिखता है कि नहीं? आप लोगों को आपस में एक दूसरे कमेंट दिखता है? पाषाण काल को संस्कृति कहेंगे या सभ्यता? उत्तर है कि पाषाण काल को हम संस्कृति कहेंगे, सभ्यता नहीं कहेंगे। सभ्यता हम तब कहते हैं किसी देश, काल, समाज को, जबकि गुड समझ के पप्पू बाबू, सभ्यता हम तब कहते हैं जबकि उसका आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, राजनीतिक, प्रशासनिक स्तर थोड़ा एडवांस हो जाता है। गुड गुड गुड, समझ गए समझ गए समझ गए। चिरंजीवी कुमार, मैंने कहा तो कल वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी उसका टाइमिंग बता दिया कब करूंगा, अभी बता दिया। तो मैंने आपको ये बताया कि अलग अलग समाजों की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जहां पर कि आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास बहुत एडवांस लेवल पर ना हुआ हो, नगरीकरण का आगमन ना हुआ हो, जहां स्टेट ऑर्गेनाइज तरीके से विकसित ना हुआ हो, जहां नगर निगम जैसी व्यवस्था न बनी हो, जहां पर एक बेहतर कुशल शासन की व्यवस्था न बनी हो, जहां टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ हो, जहां जीवन स्तर बहुत एडवांस ना हुआ हो, उन सब को हम संस्कृति के तहत ही पढ़ते हैं। जब हम किसी काल के साथ सभ्यता शब्द जोड़ते हैं
इसका मतलब ये होगा कि उनकी संस्कृति भी अपनी होगी। संस्कृति तो होगी ही होगी, संस्कृति प्रत्येक समाज की होती है, संस्कृति प्रत्येक समाज की होती है, लेकिन सभ्यता प्रत्येक समाज की नहीं होती। प्रत्येक समाज की अपनी सभ्यता नहीं होती। सभ्यता के लिए भौतिक स्तर का उन्नत होना जरूरी है। संस्कृति पाषाण काल की भी होगी, लेकिन सभ्यता हड़प्पा काल में नजर आती है। हड़प्पा काल के पहले के काल के लिए जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम सभ्यता शब्द का उपयोग नहीं करते। वह समाज के मटेरियल लाइफ के एडवांस हो जाने के बाद ही इस्तेमाल में लाया जाने वाला शब्द है। ठीक है, तो सब तो हो गया। अब क्या है, जब उनके आवास का पता चल गया तो आवास सभ्यता को ही न दर्शाता है, आवास सभ्यता को नहीं दर्शाता है। आवास का बड़ा हो जाना, आवास का, जैसे हड़प्पा सभ्यता में जाकर देखो तो ईंट के बने हुए बड़े बड़े मकान मिलने लगे, मल्टी स्टोरी मकान मिलने लगे, बड़े पैमाने पर किलेबंदी का प्रमाण मिलने लगा। तो ये सब जब तुम देखते हो तब तुम कह सकते हो कि हाँ, आवास बहुत अच्छे सब आ गया था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम की किताब में लिखा है, नगर की एक विशेषता है बड़े बड़े भवन का होना। बड़े बड़े भवन का होना नगर की विशेषता है। आवास मात्र को नगर की विशेषता या सभ्यता की विशेषता नहीं मानते। वो तो कुटिया में रहते हैं, झोपड़ियां बनाते हैं यदि, तो उसे अब सभ्यता का प्रमाण थोड़ी मानेंगे। तो इसलिए जो लिखा कि आवास बनाकर रहने लगे उसको सभ्यता का प्रमाण माना जाए, तो ये गलत बात है। अभी एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा उसको। और कई तरह के सवाल आ रहे थे। चंदन जी आप कहाँ, ठीक है। तो किसी का बफरिंग हो रहा था, एक इंडिविजुअल का है, सर हाउ डिड यू बिकम, क्या लिखा है, हाउ डिड यू बिकम सो ग्रेट प्लीज एंड मी आंसर मी सर। अरे बाप रे बाप, ये सब तो बड़ा ही डिफिकल्ट सवाल है। आई डोंट नो क्या क्वेश्चन है। आई डोंट नो माई डियर, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई एम अ सिंपल ह्यूमन बीइंग एंड अ रेगुलर टीचर ओनली। फिर क्या है, वो तो नगरीकरण का हिस्सा हुआ ना। आनंद गौरव जी, नगरीकरण का हिस्सा नहीं हुआ ना। नगरीकरण के लिए ही तो कहता है कि बड़े बड़े भवन होने चाहिए। छोटे छोटे भवन या छोटा छोटा आवासीय क्षेत्र यदि है तो ये समझिए कि अभी आपने बस अपनी विकास की आरंभिक यात्रा शुरू किया है। विकास की आरंभिक यात्रा शुरू किया है तो इसको हम सभ्यता नहीं कहेंगे। सभ्यता के लिए भौतिक जीवन का एडवांस लेवल होना जरूरी है, और एडवांस लेवल की बात हो रही है तो उसमें हम छोटे मोटे कुटिया बना लेने और छोटे मोटे कुछ झोपड़ियां बना लेने को हम काउंट नहीं करेंगे। तो संस्कृति नैतिक पक्ष को दर्शाता है, सभ्यता भौतिक पक्ष को। संस्कृति नैतिक पक्ष को दर्शाता है, ये बहुत डीप का डिबेट हो गया। संस्कृति में बहुत सारी चीजें होती हैं। संस्कृति के अंतर्गत जीवन की सारी सकारात्मक अभिव्यक्तियां होती हैं जो जीवन को सुंदर बनाए, जो संवेदनशील बनाए, जो जीवन को सात्विक बनाए, जो जीवन को सफल से अलग सार्थक बनाए। जब हम बात संस्कृति के बारे में कर रहे होते हैं तो हम उसमें धर्म, भाषा, लिपि,
साहित्य, दर्शन, कला, स्थापत्य, इन सबों को पढ़ते हैं। और जब हम बात सभ्यता की कर रहे होते हैं तो सभ्यता में हम बेसिकली ये पढ़ रहे होते हैं कि उनका जीवन स्तर कैसा है। जीवन स्तर जब तक एडवांस नहीं होता है, हम कहते हैं कि अभी मानव जीवन सभ्यता के स्तर तक पहुंचा ही नहीं। फिर ये समझो ना कि संभव है कि एक जगह, एक युग में संस्कृति और सभ्यता दोनों हो, और यह भी संभव हो कि संस्कृति हो, सभ्यता नहीं हो। संस्कृति तो हमेशा होती है, सभ्यता हमेशा नहीं होती है। हड़प्पा काल के पहले संस्कृति थी, सभ्यता नहीं थी। हड़प्पा काल में सभ्यता है और संस्कृति भी है। तो ऐसे समझ गए होगे आप, संस्कृति अमूर्त जबकि सभ्यता मूर्त। फिर अभी इतने डिटेल में ना चाहिए कामदेव बाबू, नहीं समझ पाइएगा ऐसे में। संस्कृति पूर्णतः अमूर्त कहां होती है? संस्कृति का एक पक्ष मूर्त भी है, एक पक्ष अमूर्त भी है। दर्शन उसका अमूर्त पक्ष है, मूर्तियां उसकी मूर्त पक्ष है। यदि तुम ये देखो, ये तुम्हारे सामने मूर्ति रखी गई, ये मूर्ति क्या है? इस मूर्ति के पीछे एक विचारधारा भी है, वो अमूर्त है। अब मूर्ति स्वयं अपने आप में क्या है? मूर्त है। यदि तुम इस मूर्ति को देखो, चोल काल में इस तरह की मूर्तियों के निर्माण की शुरुआत हुई। नटराज की कांसे की मूर्ति का निर्माण चोल काल में शुरू हुई। तो इसके पीछे जो नटराज का कॉन्सेप्ट है, नटराज किस तरीके से सृष्टि का संचालन करते हैं, ये अमूर्त है, लेकिन उसका कलात्मक स्वरूप जो आपके सामने में आया वो मूर्त है। तो संस्कृति मूर्त और अमूर्त दोनों होती है। सभ्यता और संस्कृति के बीच का असली अंतर भौतिक है। सभ्यता भौतिक स्तर पर उन्नत होगी, मतलब जब आपके यहां आर्थिक विकास ज्यादा हो जाए, इंडस्ट्री का, ट्रेड का विकास ज्यादा हो जाए, जब सरप्लस एग्रीकल्चर का विकास हो जाए, जब नगरीय जीवन का विकास हो जाए, जब जीवन स्तर उन्नत हो जाए, जब एक ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ जाए, जब एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आ जाए, तब आप कह सकते हैं कि अब आप सभ्यता के स्तर तक पहुंच गए हैं। इसलिए अभी जितनी बातें बता रहा हूं उससे ज्यादा आप लोग जितना बोलते जाइएगा, आप लोग अभी आधा ही सही बोलिएगा। अभी आप लोगों को इस विषय के बारे में अतिरिक्त अध्ययन करने की जरूरत है। वो अध्ययन तब हम करेंगे जब हम लोग जाएंगे हड़प्पा सभ्यता की ओर। अभी आप विषय के आने के पहले ही अति उत्साह दिखा रहे हैं, इसलिए मैं आगे आपके प्रश्नों को डील नहीं करूंगा। हड़प्पा सभ्यता में जाऊंगा तो ज्यादा डील करूंगा। सभ्यता साधन है, संस्कृति साध्य है, ये सब अपने मन से कहानी जोड़ते रहिएगा तो कहानी नहीं बनेगी। अपने मन से देखो, टेक्निकल बातों को सुंदर शब्दों से मात्र नहीं समझा जाता है, और सुंदर शब्द उतने ही दूर तक सुंदर होते हैं जितने दूर तक वह बिल्कुल सटीक तरीके से शब्दों का उपयोग करके किसी विचार का विश्लेषण करे। अभी छोड़ दो, नहीं समझ में आएगा। संस्कृत अंतिम लक्ष्य होता है। ये सब कविता पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, अभी कविता मत पढ़ो, इतिहास पढ़ो। मतलब बहुत उत्साहित होके बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। जब भी कभी तुम बहुत डिटेल में और बहुत जटिल तरीके से, बहुत गहन सूक्ष्म तरीके से कोई बातें करते हो तो कुछ अस्पष्टता लेकर आते हो। मैं अभी चौथी बार बोल रहा हूं, पांचवी बार एक शब्द न पूछना न बोलूंगा। चौथी बार बोल रहा हूं, संस्कृति प्रत्येक समाज के अंदर होती है। मनुष्य जिस तरीके से जीवन जी रहा है उसी की अभिव्यक्ति होती है संस्कृति में। जीवन दो तरीके से हम जीते हैं, एक है विनाशकारी, ध्वंसकारी, वो संस्कृति नहीं है। संस्कृति है जब हम प्रकृति की अवस्था को मानव की मेधा से सुंदर रूप देते हैं। प्रकृति, पहाड़ प्रकृति है, पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ा देते हो ये विकृति है, और पहाड़ी को काट कर जब गुफा बना देते हो तो ये संस्कृति है। तो प्रकृति, विकृति, संस्कृति। संस्कृति है प्राकृतिक अवस्था को मानव अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से, अपने
श्रम से यदि सुंदर बना दे, उसको सकारात्मक बना दे, जिससे कि जीवन ज्यादा सुंदर, संवेदनशील और सार्थक नजर आने लगे, तो यही है संस्कृति। इसकी प्रमुख अभिव्यक्तियां क्या हैं? तो भाषा, लिपि, साहित्य, धर्म, दर्शन, कला, स्थापत्य, शिक्षा आदि। अब हम इसके अतिरिक्त यह बात समझ लिए कि सभ्यता जब है किसी भी युग में, तो उस युग में संस्कृति भी होगी। लेकिन जब किसी युग में संस्कृति है तो अनिवार्यतया सभ्यता भी होगी, ये नहीं कह सकते, क्योंकि सभ्यता के आगमन की बात जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस युग में भौतिक जीवन माने आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन आदि बहुत एडवांस लेवल तक पहुंच गया हो। बहुत एडवांस लेवल तक पहुंच गया हो की बात जब हम कहते हैं तो उसको हम कुछ मानकों के माध्यम से थोड़ा सा क्रिस्टलाइज करते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर करते हैं। और वो मानक क्या है? तो मानक यह है कि एडवांस लेवल का साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल लेवल हो, विकास हो गया हो, सामाजिक जीवन नगरीय स्तर तक पहुंच गया हो, प्रशासन सुचारू और सुदृढ़ हो गया हो, राजनीति व्यवस्थित हो गई हो और जीवन स्तर उन्नत हो गया हो, इतना उन्नत कि जिसके तहत हम कह सकते हैं कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि में लोग बहुत उत्तम स्तर को प्राप्त कर लिए हों, जैसे कि बड़े बड़े भवन में रहने लगे हों। यदि ये सब चीजें मौजूद हैं तो हम समझेंगे कि मानव अब सभ्यता के अंदर प्रवेश कर गया है। यदि मानव सभ्यता के अंतर्गत प्रवेश कर गया है तो भी उसके साथ संस्कृति ट्रेवल कर रही होगी। बस अब इसके आगे इस विषय पर कोई प्रश्न नहीं होगा। फिर आपने क्या पूछा है कि किसी काल को डिवाइड करने में मेजर पॉइंट क्या देखते हैं, जैसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो फिर मेजर पॉइंट तो यही देख रहे हैं ना भाई कि जीवन की अवस्था उन्नति की ओर जा रही है। हथियार माने उपकरण थोड़े बेहतर हो गए। उपकरण बेहतर होने के अलावे हम ये देख रहे हैं कि उनके उपकरणों से चूंकि उनके जीवन स्तर का संबंध होता है तो जीवन स्तर उन्नत हो गए। जीवन स्तर उन्नत होने के अतिरिक्त हम ये देख रहे होते हैं कि जैसे हमने ये देखा कि भाई उच्च पुरापाषाण काल के दौरान लोग अभी तक शिकार ही करते थे और लोग अभी तक खाद्य संग्रह नहीं करते थे। किंतु मध्य पाषाण काल में हमने क्या देखा? कहीं कहीं खेती होने लगी, कहीं कहीं पशुपालन होने लगा। उच्च पुरापाषाण काल के लोग के बारे में हमने क्या देखा कि लोग अभी खानाबदोश ही थे। मध्य पाषाण काल में हम क्या देखते? कहीं कहीं लोग आवासीय विकास कर लिए, एक जगह टिकने लगे। ये सब जो अंतर है, इन्हीं अंतरों के आधार पर हम एक काल को उच्च पुरापाषाण काल और दूसरे काल को मध्य पाषाण काल कह देते हैं। अंतरों के इन्हीं बिंदुओं को ही तो पहचानना होता है और इन बिंदुओं के डिफरेंस के आधार पर ही हम एक को पीछे के काल में और दूसरे को आगे के काल में रखते हैं। जब भी कभी आप काल विभाजन करते हैं तो काल विभाजन का असल आधार होता है जीवन के स्तर में आया हुआ परिवर्तन। जीवन के स्तर के परिवर्तनों को हम समझते हैं कई माध्यमों से, जैसे कि स्रोत के तौर पर उपकरण जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो पिछले युग के उपकरण की तुलना में इस युग के उपकरण कुछ नए होंगे, ऐसे उपकरण जो पिछले युग में नहीं थे, और पिछले युग के उपकरण भी यदि इस युग में जारी हैं तो उनके अंदर गुणवत्ता थोड़ी बेहतर हो गई होगी।
इसके अतिरिक्त कुछ नई सांस्कृतिक पद्धति मिल सकती है, जैसे कि आप देखोगे कि आपको जो मध्य पुरापाषाण काल था उससे संबंधित कोई भी कलाकृति नहीं मिली। उच्च पुरापाषाण काल में जाओगे तो कुछ गुफाओं में कलाकृतियां मिलने लगेगी, और मध्य पाषाण काल में आओगे तो वही कलाकृतियां थोड़ी एडवांस होते नजर आएंगी। तो कलाकृतियां जब एडवांस होते नजर आ रही है तो हम समझ लेंगे कि ये थोड़ा पीछे के युग का होगा, ये बाद के युग का होगा। तो इस तरीके से जीवन स्तर में आते हुए परिवर्तनों के आधार पर ही हम कालों का विभाजन कर देते हैं। ठीक है, क्या सर मैं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्लीज मुझे ये बताइए कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा, रोहित तिवारी, फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हो। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं पाषाण काल। पाषाण काल के पहले हम लोग प्राचीन काल के अध्याय में इनके साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन कर चुके हैं। साहित्यिक पुरातात्विक स्रोत के अध्ययन के बाद हम यह डिस्कस कर चुके हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास जब कई सारे विचारधारा के इतिहासकार लिखते हैं तो कौन कौन सी विचारधाराएं ऐसी हैं जिनका कि प्राचीन काल के इतिहास को पढ़ने के लिए महत्व है, और उन विचारधारा के इतिहासकारों की विचारधाराएं क्या क्या हैं। वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। तब हम लोग अगले टॉपिक में बढ़े, और अगला टॉपिक हमारा था कि प्राचीन काल में कैसे मानव विकास की यात्रा से गुजरते हुए होमोसेपियंस के लेवल तक पहुंचा है। रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होते हुए हम कैसे होमो इरेक्टस की ओर बढ़े, और होमो इरेक्टस से आगे बढ़ते हुए हम लोग निएंडरथल से गुजरते हुए होमोसेपियंस तक आ गए। फिर हमने यह बता दिया कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस ये दोनों निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित थे। निएंडरथल मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित था, और होमोसेपियंस जो है वो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित था। इसके बाद फिर मैंने पुरापाषाण काल के बारे में जितना डिटेल आपके सिलेबस की जरूरत है वो बता दिया, वो कंप्लीट हो गया। पुरापाषाण काल एक टॉपिक के तौर पे कंप्लीट हो गया। तब हम लोगों ने मध्य पाषाण काल का अध्ययन किया। पाषाण काल को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। तो पुरापाषाण काल हो गया, फिर मध्य पाषाण काल का टॉपिक लिया गया, वो भी कंप्लीट हो गया, और तब हमारे सामने में आया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का टॉपिक अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नवपाषाण काल के टॉपिक के दौरान ही हमारी चर्चा अभी शुरू हुई थी। इसी में कुछ कुछ प्रश्न आए जिसे हम डील कर रहे थे। क्या क्वेश्चन है सर, हम कौन सी बुक लें? अभी कोई किताब मत पढ़ो, अभी सिर्फ और सिर्फ क्लास पढ़ो, नोट्स जो दिया जाएगा वो पढ़ो, और जब आपका ये एरिया कुछ दूर तक आगे बढ़ जाएगा तब जाकर आप एनसीईआरटी किताब पहले पढ़ना। पहले एनसीईआरटी किताब पढ़ना, और एनसीईआरटी की किताब खत्म होने के बाद एंसेंट इंडिया और अर्ली मिडेवल इंडिया के लिए एक जो आपकी रेफरेंस बुक होगी, जिसे आप ऐसी किताब की तरह यूज करिए कि कभी भी कुछ भी पढ़ना हो तो उसी किताब में पढ़ेंगे, तो वह किताब होगी आपकी उपेंद्र सिंह की प्राचीन भारत नाम से। उपेंद्र सिंह की किताब, वैसे तो आपको कहने के लिए वो प्राचीन भारत की किताब मात्र है, लेकिन प्राचीन भारत के साथ साथ मध्यकाल भी आपका 3 भागों में बटा हुआ है। उसमें पहला है आरंभिक मध्यकाल, अर्ली मिडेवल एज। तो अर्ली मिडेवल एज के लिए भी वह किताब बहुत उपयोगी है, और उसके अतिरिक्त आपको और कोई किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा। सर ये पसद कल क्या है? पसद कल क्या है? पशद कल मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या बोला है। PASAD, पशाद काल, पाषाण काल बोल रहा हूं। पाषाण, स्टोन एज मतलब एक ऐसा कालखंड जिनके बारे में हमारी जानकारी उनके उपकरण मात्र पर आधारित है।
हिस्ट्री के विद्यार्थी को हिस्ट्री का अध्ययन करने के लिए प्राचीन काल के स्रोतों की जरूरत होती है। स्रोत दो तरह के होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जब हम जाते हैं तो उसके अंतर्गत कई तरह के स्रोतों को शामिल किया जाता है। उसी में से एक स्रोत है किसी भी कालखंड से संबंधित उपकरण। जब हम उनके उपकरण का अध्ययन करते हैं तो उनके आधार पर हम उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। उनके जीवन के बारे में जब हम बहुत कुछ जानते हैं तो इस ख्याल से हम उनके उपकरणों को बतौर सोर्स बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। एक ऐसा दौर भी है अति प्राचीन काल में जिस दौर के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास में बहुत कम सोर्सेस हैं। आप यहां भी देखोगे तो मैंने पाषाण काल में बताया ना कि हम स्रोत पढ़ेंगे। किसी काल के बारे में हमारी जानकारी के लिए बहुत कम सोर्सेस हैं और उसके अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह है उनके उपकरण। अब सवाल उठता है कि उपकरण किस चीज के बने हुए थे? लकड़ी के हो सकते हैं, मिट्टी के हो सकते हैं, धातु के हो सकते हैं, पत्थर के हो सकते हैं। तो एक ऐसा काल भी था जब तक कि मानव अभी धातु का इस्तेमाल करना शुरू ही नहीं किया था। तो उस काल के सबसे उत्तम, सबसे शानदार उपकरण पत्थर के बने थे। लकड़ी और मिट्टी वाले सरवाइव नहीं कर सके तो बचे कौन से? तो पत्थर वाले। तो पत्थर के उपकरणों के माध्यम से जिनके बारे में हमको जानकारी मिलती है उनके लिए हम कहते हैं कि वो पाषाण काल के लोग। पाषाण काल के लोग का मतलब ऐसे लोग जिनके बारे में हम उनके द्वारा इस्तेमाल में लाए गए पत्थर के उपकरणों के आधार पर अध्ययन करते हैं। तो पत्थर के उपकरणों के आधार पर जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं उन लोगों को हम पाषाण कालीन लोग के रूप में जानते हैं। यही कहानी है। तो अब अगला मुद्दा है कि यदि हम लोग अब इसको पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हुए हम ये देख रहे हैं कि नवपाषाण काल का काल और क्षेत्र ये यदि तय करें तो एक क्षेत्र है नवपाषाण काल का बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से हमें कुछ ऐसी सामग्रियां मिलती हैं जिन सामग्रियों के अध्ययन से पता चलता है कि वहां के लोगों के जीवन का स्तर वैसा ही था जैसा कि नवपाषाण काल के लोगों के जीवन का स्तर होता है। नवपाषाण काल के लोगों के जीवन का स्तर क्या था, कौन कौन सी विशेषताएं थी जिसके आधार पर हम किसी स्थल के जीवन को नवपाषाणिक जीवन कहते हैं, उसकी चर्चा हम यहां करने वाले हैं। तत्काल बस इतना कि नवपाषाण काल से संबंधित जानकारी हिंदुस्तान के कौन कौन से केंद्रों से मिली है हम ये पढ़ रहे हैं। तो हमने सबसे पहला केंद्र रखा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के इलाके में, बलूचिस्तान एक बड़ा इलाका हुआ, उसके अंदर कोई एक स्थल है जहां से कि हम इनसे संबंधित जानकारी पाते हैं, उसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के अंतर्गत मेहरगढ़। दूसरा पॉइंट कि आगे बढ़कर देखो कश्मीर। कश्मीर के अंतर्गत जाकर देखोगे तो आपको क्या नजर आने को है? दो स्थल हैं कश्मीर के इलाके में जो बहुत उल्लेखनीय है। एक है बुर्जहोम, दूसरा है
गुफ्र कराल, गुफ्र कराल। फिर तीसरा स्थल देखोगे तो तीसरा स्थल आपको नजर आने को है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप ये देखोगे कि कई स्थल है, कोई एक दो स्थल नहीं है, तो मतलब कई स्थल होने के नाते मैं नाम यहां नहीं बता रहा हूं, दर्जनों स्थल है। बस ये है कि मिर्जापुर वाला इलाका, प्रतापगढ़ का इलाका जो है, उन्हीं इलाकों में बहुत सारे स्थल की प्राप्ति हुई है। उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्टर्न इलाका, सॉरी बिहार, 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 बिहार में कौन सा इलाका है? चिरांद, चिरांद सारण जिला में है। उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्टर्न इलाका, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत आप देखोगे कि उड़ीसा, बंगाल, असम, मेघालय, कई सारे प्रदेश हैं, उनके अंतर्गत हमें अनेक अनेक क्षेत्रों से इस काल के बारे में जानकारी देने वाले स्थलों की प्राप्ति हुई है। और तब आप देखोगे दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से हमें कई सारे स्थलों की प्राप्ति हो जाती है। तो मैं आपको इस क्लास में एक एक स्थल बताऊं ये जरूरी नहीं है, उसकी उपयोगिता इस क्लास में नहीं होती है। मैं इसे मिटा देता हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकें, बोर्ड पर देख सकें। इसकी चर्चा बाद में कर ही लेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब कभी आप ये पढ़ते हैं कि नवपाषाण कालीन स्थल, इसका मतलब क्या है? शुरुआती दौर में शब्दों से परिचय होना जरूरी है, इसीलिए आप आराम से सुनिए, धीरे धीरे चीजों को समझते जाइएगा, फिर गति अपने आप आ जाती है। तो एक क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल है जैसे कि सम्राट अशोक, सम्राट अशोक का स्तंभ है या उनके अन्य अभिलेख हैं, उन अभिलेखों और स्तंभों को इतिहास की जानकारी का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। इसी आधार पर हम सम्राट अशोक के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं। एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन यह ध्यान रखना है कि सम्राट अशोक के जो स्तंभ हैं या जो उनके अन्य पत्थर पर खोदे हुए लेख हैं, वो उपकरण की श्रेणी में नहीं आते। सम्राट अशोक के स्तंभों पे जो लेख मिले हैं या अन्य जो अभिलेख मिले हैं, उसको हम पढ़ते हैं, उनके बाद हम उनके बारे में जानते हैं। तो यह हुआ अभिलेख। पाषाण काल माने एकदम सुदूर अतीत काल, उस काल के बारे में जानकारी हमें किसी अभिलेख से नहीं मिलते हैं, क्योंकि उस काल के लोग अभी लिपि का विकास नहीं किए थे, अतः उनका लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला है हमारे सामने में। उनके बारे में जानकारी के लिए बहुत कम सोर्सेस हैं, उसमें सबसे प्रधान सोर्स है उनके पत्थर के उपकरण। अतः हम उनको, क्योंकि उनके उपकरणों के नाम से माध्यम से जानते हैं और उपकरण पत्थर के हैं, तो उनको नाम दे दिए पाषाण काल।
पाषाण काल का मतलब ये मत समझिएगा कि आदमी पत्थर के होते थे, उपकरण पत्थर के होते, जिन उपकरणों के माध्यम से हम उनके बारे में जानते हैं। एक बहुत बढ़िया कवि हुए हैं, वो लिखते हैं कि हजारों लाखों साल की मानव जीवन की यात्रा है, इस यात्रा की हमारी उपलब्धि क्या है? यही कि पहले उपकरण पाषाण के होते थे, अब आदमी पाषाण के होते हैं। पहले उपकरण पत्थर से बनते थे, अब तो आदमी ही पत्थर हो गए हैं। तो ये कहानी है, मतलब की बात यह है, समझिएगा कि पाषाण काल का मतलब ऐसा काल जिनके बारे में हमारी जानकारी उन लोगों के द्वारा बनाए गए पत्थर के उपकरणों के अध्ययन पर आधारित है। हो गया? फिर और क्या है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है क्या? बिल्कुल सही समझे हो आनंद गौरव जी। और फिर कामदेव चचार वैशाली में है, सही बोल रहा है। और भी स्थल हैं, सबका बताना जरूरी नहीं है। कामदेव दास पत्थर के सनम, अरे भाई ऐसे ना बोलो। तो ठीक है, कुल मिलाकर ये कहानी हो गई हमारी कि हम ये देख रहे हैं कि जो नवपाषाणिक स्थल शब्द हमारे सामने में आया, हम उसे ऐसे समझें कि नवपाषाण काल की जानकारी जिन स्थलों के उत्खनन से हमें मिलती है, उन स्थलों को हम नवपाषाणिक स्थल कहते हैं। आपको याद हो, मैंने पीछे के क्लास में सबसे पहला दिन जब पढ़ाया था तो बताया था कि इतिहास में पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन कैसे होता है। कोई भी पुरातत्ववेत्ता सबसे पहले किसी स्थल का सर्वेक्षण करता है और इस बात की जानकारी हासिल करता है कि क्या यह स्थल खुदाई योग्य है। इसकी खुदाई करेंगे तो क्या इसके कोख से अतीत काल की जानकारी देने वाले साक्ष्य मिलेंगे। सर्वेक्षण की प्रक्रिया जब गुजरती है, उसके दौरान कई प्रकार के टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होता है, मैंने बताया था आप लोग को। अब तो उसके अंतर्गत सैटेलाइट्स वगैरह का उपयोग होने लगा है, अब तो उसकी एरियल मैपिंग होने लगी है, मैंने बताया था। सर्वेक्षण के बाद आपको जब लगता है कि उस इलाके की खुदाई से बहुत सारी सामग्रियां मिल सकती है, तब आप खुदाई करते हैं। जब आप खुदाई कर देते हैं तो उसके आधार पर सामग्रियां मिलती हैं। सामग्रियों की प्राप्ति जब आपको किसी इलाके से होने लगती है तो उस सामग्री का आप काल निर्धारण करते हैं। काल निर्धारण करने के लिए ही कार्बन 14 की पद्धति का उपयोग करते हैं, यह भी बताया था। काल निर्धारण जब कर लेते हैं आप, तो उसके बाद फिर उन सामग्रियों की व्याख्या शुरू करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि इन सामग्रियों से हमें उनके जीवन के बारे में क्या जानकारी मिल रही है। उनके द्वारा जो सामग्रियां छोड़ दी गई हैं, उन सामग्रियों की व्याख्या करके हम समझना चाहते हैं कि उनका जीवन कैसा रहा होगा। और इन्हीं सामग्रियों के अंतर्गत एक ऐसा दौर भी हो सकता है कि जब आप उत्खनन करेंगे तो आपको बहुत कम सामग्रियां मिलेगी, ना के बराबर मिलेगी, इक्का दुक्का सामग्रियां मिलेगी। इक्का दुक्का सामग्रियां मिलेगी तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि उस काल का इतिहास हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सामग्री कम है। इतिहास आप तब भी लिखेंगे भले ही सामग्रियां कम हो। भले आप ये कह दीजिएगा कि चूंकि बहुत कम सामग्रियां हैं अतः इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं कहा जा सकता, और जो भी कहेंगे वो भी एक लॉजिकल अनुमान के जैसा होगा। लेकिन आप जितना डिटेल बता सकें कम से कम ही सही, और भले ही अनुमान के तौर पर लिखें, लेकिन लिखेंगे तो जरूर। और यही बात है कि जब हम एकदम अतीत, सुदूर अतीत के काल खंडों में चले जाते हैं तो उन कालों के लोगों के बारे में
जब हम उत्खनन करके कोई सामग्री हासिल करते हैं तो सामग्रियों के तौर पर हमको मिलते क्या है, तो उनके पत्थर के बनाए गए कुछ उपकरण वगैरह, और उन उपकरणों के अलावे कुछ कुछ और भी अतिरिक्त सामग्रियां मिलती हैं। लेकिन उन कुछ और अतिरिक्त सामग्रियों में जितना इतिहास छुपा हुआ है उससे ज्यादा इतिहास अकेले उनके पत्थर के उपकरण में छुपा हुआ है, जो सबसे बड़ा स्रोत है उनके बारे में हमको कुछ भी जानकारी देने के ख्याल से। तो हमने उनका नामकरण रख दिया पाषाण काल, वो काल जिनके बारे में हमारी जानकारी उनके पत्थर के स्रोतों पर आधारित है। अब आपके दिमाग में एक बात स्पष्ट हो गई होगी कि पुरातात्विक स्थल का मतलब क्या होता है। पुरातात्विक स्थल का मतलब हुआ एक ऐसा स्थल जिसकी खुदाई की गई और खुदाई करके हमको उस क्षेत्र से अतीत के काल के बारे में जानकारी देने वाले कई सारे साक्ष्य मिले। अब अगला शब्द है नवपाषाणिक स्थल। उसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा स्थल जिसकी खुदाई से जो सामग्रियां हमें मिली है उन सामग्रियों का काल निर्धारण करने से यह पता चला कि अरे ये तो पाषाण काल के हैं। फिर हमने बताया था आपको कि पाषाण काल तो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में अलग अलग कालों में आया है। तो कैसे समझेंगे कि कोई भी स्थल पाषाण कालीन स्थल था। तो पाषाण काल का निर्धारण उनके जीवन के स्तर से भी होता है, उनके जीवन की शैली से भी होता है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं ऐसी जिनके आधार पर हम किसी के जीवन को पाषाणकालीन कह सकते हैं। तो विशेषताओं की चर्चा हम अगले बयान में करेंगे। मैंने बताया था विशेषता वाली चर्चा हम अगले में करने वाले हैं। जैसे कि आप देखो कि आप ये देखोगे कि पाषाण काल में पूरा पाषाण काल है, उसके स्थल अलग होंगे, मध्य पाषाण काल के स्थल अलग होंगे, नव पाषाण काल के स्थल अलग होंगे। तो नव पाषाण काल के स्थल की ओर जब जाओगे तो क्या है नवपाषाणिक स्थल का मतलब, नियोलिथिक साइट्स, मतलब एक ऐसा स्थल जिनके अध्ययन से हमें नवपाषाण काल के जीवन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। नवपाषाण काल का हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में अलग अलग कालखंड है। क्योंकि अलग अलग कालखंड है तो हम जब कई सारे स्थलों को एक साथ रखते हैं और कहते हैं कि ये सारे के सारे स्थल नवपाषाणिक हैं, तो हमें यह जानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के अलग अलग नवपाषाणिक स्थलों का कौन कौन सा कालखंड था। जैसे यदि हम एक वर्ड यूज करें कि इंडिया आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, तो ये नहीं कहिएगा आप कि केरल आजाद कब हुआ, अब ये नहीं कहिएगा कि कश्मीर कब आजाद हुआ। ये प्रश्न उठता है कि नॉर्थ ईस्ट में कब आजादी आई। हम यदि बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो आप ये नहीं कहिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में कब, यूपी में कब, राजस्थान में कब, मध्य प्रदेश में कब, सब जगह 1942 में ही। जब हम कहते हैं कि नवपाषाणिक काल का विकास हुआ भारत में, तो उसका एग्जैक्टली ऐसा ही मतलब नहीं है। इसका एग्जैक्टली ऐसा ही मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग काल के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में हमें नवपाषाणिक जीवन शैली और जीवन स्तर की जानकारी मिलती है। और उस समय भारत नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आज के भारत के नागरिक हम हैं, तो हम भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत जाकर यह जानना चाहेंगे कि कौन से इलाके में कौन से काल में नवपाषाणिक जीवन शैली का विकास हुआ था। अब इतना दूर तक जब आ गए हैं तो एक लाइन ये भी समझ लीजिए
कि नवपाषाणिक जीवन शैली का सामान्य मतलब होता है एक ऐसा काल जिस दौर में मानव बड़े पैमाने पर खेती करने लगा था पहली बार, बड़े पैमाने पर मकान बना के रहने लगा था पहली बार, बड़े पैमाने पर पशुपालन करने लगा था पहली बार, बड़े पैमाने पर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने लगा था पहली बार। जब इस लेवल तक मानव पहुंच गया है, स्वाभाविक रूप से पिछले युग की तुलना में काफी बड़ा अंतर है। तो पिछले युग में मानव कैसा दिखता है, तो सामान्य तौर पर शिकार और खाद्य संग्रहण के माध्यम से भोजन की प्राप्ति करता हुआ। अब भी कुछ लोग शिकार करते हैं, अब भी कुछ लोग खाद्य संग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं। ज्यादातर लोग अब क्या करते हैं? ज्यादातर लोग अब खेती करते हैं और पशुपालन करते हैं। तो इस तरीके से नवपाषाणिक शब्द जब हमने बोला तो इसके माध्यम से एक जीवन स्तर का बड़ा स्पष्ट बोध हो रहा है, जो पिछले युग के जीवन स्तर से डिफरेंट है, एडवांस है। जैसे मैंने कहा था कि उच्च पुरापाषाण काल की तुलना में मध्य पाषाण काल में आओगे तो जीवन स्तर में अंतर नजर आएगा, उन्नति आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो उच्च पुरापाषाण काल की तुलना में मध्य पाषाण काल थोड़ा एडवांस है, मध्य पाषाण काल की तुलना में नवपाषाण काल ज्यादा एडवांस है। तो नवपाषाण काल जो मध्य पाषाण काल की तुलना में ज्यादा एडवांस है, इसी तरह की जानकारी मिलेगी जिन जिन स्थलों से, उन स्थलों को हम नवपाषाणिक स्थल कहेंगे। लेकिन नवपाषाणिक स्थल कहने के लिए यह भी जरूरी है कि उन स्थलों से अभी हमें मानव के द्वारा धातु के उपयोग की जानकारी न मिले। धातु के उपयोग की जानकारी अभी मनुष्य को नहीं हुई है, और वह मध्य पाषाण काल की तुलना में ज्यादा एडवांस हो गया है। ऐसी जानकारी जिन भी स्थलों से मिलेगी, उन स्थलों को हम क्या कहेंगे? नवपाषाणिक स्थल। नवपाषाणिक स्थल। अब ये नवपाषाणिक स्थल हमें कहां कहां से मिले? हिंदुस्तान के अंदर कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जिन इलाकों से हमें नवपाषाणिक जीवन शैली के विकसित होने की जानकारी मिलती है, नवपाषाणिक जीवन स्तर के विकसित होने की जानकारी मिलती है? तो वो जानकारी हमें मिल रही है प्रथम दृष्टया देखो तो बलूचिस्तान, कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम, मेघालय, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे कई सारे इलाकों से जानकारी मिल रही है। अब एक एक इलाके का नाम आप अपने नोट्स में, अपने क्लास में नहीं लिख सकते, एग्जाम में नहीं लिख सकते। बस इतनी बात का बोध आपके दिमाग में होना चाहिए कि नवपाषाण काल के बारे में हमारी जानकारी के सोर्सेस इंडिया के अनेक भूखंडों में मिलते हैं। अनेक इलाके हैं जहां से कि हमें नवपाषाणिक लोगों के जीवन की जानकारी मिलती है। फ्रॉम वेरियस रीजन्स वी फाइंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देम। अब हमने जब उनके इलाके का नाम ले लिया तो इलाके के अंतर्गत एक्यूरेट उस पर्टिकुलर स्थल की ओर जाइएगा कि अच्छा, बलूचिस्तान के इलाके से नवपाषाणिक केंद्र की प्राप्ति हुई है। कौन सा केंद्र? तो उसका नाम हो गया मेहरगढ़। कश्मीर में गए तो बुर्जहोम, गुफ्र कराल। वैसे ही कुछ स्थल यूपी में, कुछ बिहार में, कुछ नॉर्थ ईस्ट में। सबसे महत्वपूर्ण जगह है दाऊ जले हार्डिंग। दाऊ जले हार्डिंग, दाऊ जले हार्डिंग सबसे महत्वपूर्ण जगह है। दाऊ जले हार्डिंग नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय के इलाके में। कई सारे किताबों में आपको असम लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप उसको इस तरीके से समझिएगा कि जो बहुत पुराने दौर की किताब होती है वहां असम लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि पहले मेघालय भी असम का ही पार्ट हुआ करता था, बाद में मेघालय उससे अलग हो गया। तो अब आज के डेट में वो मेघालय के पार्ट है। उसी तरीके से आप यदि साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्थल मिलेंगे। आपके नोट्स में सब स्थल का नाम लिखा हुआ है, टी नरेशपुर,
उडन गुलान, उत्तनूर, हल्लूर, मस्की, ऐसे सारे स्थल का नाम क्लास में लिखना जरूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको ऐसे बहुत सारे पुरातात्विक स्थल मिलते हैं जो नवपाषाण काल के हैं। तो मैंने अभी तक की चर्चा में आपको यह बता दिया कि नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल शब्द का उपयोग जब मैंने किया तो उसका क्या मतलब है। अब हम इधर देखें कि क्या है। सर, कक्षा का अधिकांश समय विषय से हटकर किए गए कमेंट में चला जाता है, प्लीज आप उन्हें इग्नोर कर दिया करें, निवेदन है। अभिनव बाबू, अभी तो निवेदन नहीं मान पाऊंगा आपका, क्योंकि बात असल ये है कि क्लास की शुरुआत है, तो शुरुआत में स्टूडेंट को ट्रेन करना पड़ता है कि वो कौन से सवाल पूछें, कब पूछें। और दूसरी बात यह है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों का परिचय ना रहे तो बच्चों को दिक्कत होती है, तो उन बच्चों को बताने के रास्ते ही क्लास के लिए सहज बनाया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्लास में दो बच्चे दो पृष्ठभूमि के होते हैं, और दो पृष्ठभूमि के होने के नाते एक को कोई बात सहज तरीके से समझ में आ जाती है, किसी को थोड़ी कठिनाई होती है। कभी कभी कोई बच्चा थोड़ा लेट भी ज्वाइन करता है तो उससे थोड़ा ज़्यादा कठिनाई होती है। सबको लेकर चलना होता है, और सबको लेकर चलना होता है तो इस क्रम में बात इतनी ही होती है कि शुरुआती दौर में 2-3-4 दिनों तक आपके सामने ऐसी स्थितियां आएंगी ही आएंगी, जबकि हम बच्चों को समझाएंगे कि कब क्या पूछना है, और फिर उन 2-4-5 दिनों के अंतर्गत लोग सहज हो जाएंगे, समझ जाएंगे कब क्या पूछना है। एक और बात है कि पाषाण काल का टॉपिक, ताम्र पाषाण काल का टॉपिक, बतौर स्टूडेंट मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे बहुत ही बोरिंग लगा था, मुझे बहुत ही डिफिकल्ट लगा था। और जब इतना बोरिंग और इतना डिफिकल्ट मुझे लगा था तो बच्चों को भी ऐसा ही लगता होगा, जिन बच्चों को इतिहास का ज्ञान नहीं है पीछे से। तो ऐसे में उनको लेकर थोड़ा सा समय तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। फिर क्या है, उपम रावत सर, यहाँ से मैप के लिए कितने, ये मैप के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक जो है ना, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा काल, ये सब मैप के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहले आपको मैं इस टॉपिक का परिचय दे देता हूं, उसके बाद में जब इससे संबंधित मैप के बारे में पढ़ाई होगी तो उसके बाद आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। ये सब टॉपिक्स मैप के लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन मैप के लिए उपयोगी टॉपिक आपको बिना ये सब को पढ़े हुए नहीं समझ में आएगा, इसलिए पहले इसे पढ़ लीजिए। मैप के लिए जब हम पढ़ाई करने जाएंगे तो इसके अंतर्गत एक एक स्थल के बारे में रुक कर उसका लोकेशन और उसका डिस्क्रिप्शन दोनों ही आपको मिलेगा, इसलिए आपको तब दिक्कत नहीं होगी एकदम, अभी नहीं। आनंद गौरव, क्लास में इसी तरह होना चाहिए क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, देखो सब लोगों की जरूरत की पूर्ति 2-4 दिनों के बाद एक जैसे होने लगती है। असल कहानी यही है कि जब हम 2-3 टॉपिक पढ़ लेंगे ना, तो 2-3 टॉपिक पढ़ लेने के बाद में हर किसी का एक खास तरह का बैकग्राउंड तैयार हो जाता है, और उस बैकग्राउंड में हर कोई एक जैसा होने लगता है। अभी रेफरेंस पॉइंट सबका अलग अलग है, इसलिए सब लोगों को एक तराजू पे नहीं तोला जा सकता। 4-6 दिन में सब एक तराजू पे तोलने लायक हो जाएंगे, ये बात मैं जानता हूं। फिर क्या है, डाउट क्लियरेंस क्लास। डाउट क्लियरेंस के लिए क्लास लेने के लिए मैं तो इच्छुक हूं, मैं चाहता हूं। बात इतनी भर की है कि आप लोग यदि डाउट क्लियरेंस के क्लास के लिए अपनी सहमति दें और उपस्थित हो जाएं उस दिन, तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन वो भी डाउट क्लियरेंस क्लास का मतलब यह है कि पहले 2-3 टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर डाउट क्लियरेंस का क्लास होगा। मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन में डाउट क्लियरेंस के लिए ज्यादा स्पेस नहीं बनता है, क्योंकि पहले, दूसरे, तीसरे दिन में तो टॉपिक को पहले समझना होता है ना। डाउट क्लियरेंस का क्लास तब उपयोगी होता है जबकि आप कम से कम 10-15 दिन पढ़ लिए, 10-15 दिन पढ़ लिए हैं, उसके बाद उससे संबंधित डाउट के लिए आपके सामने मैं आऊंगा, आप सवाल लेकर आएंगे, तो हम और आप दोनों मिलकर बेहतर तरीके से उसे उपयोगी बना पाएंगे। आप बोल रहे थे मैप पहले
करवाएंगे तो होगा। मैप पहले करवाने का मतलब क्या है? मैप पहले करवाने का मतलब है क्या कि ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री पहले खत्म हो जाए मैप बाद में हो, लेकिन मैप पहले करवाने का यह मतलब नहीं है कि अभी का टॉपिक जब पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ाने के पहले ही मैप पढ़ा दूं। अभी का टॉपिक जब पढ़ा रहा हूं उसके पहले मैप यदि कोई पढ़ाने लगेगा, तुमको बोलेगा आदि चंदलूर देखो यहां पर है, तुमको बोलेगा काहे का आदि चंदलूर, कौन सा आदि चंदलूर? आदि चंदलूर समझ में ही नहीं आएगा। यदि कोई बोले कि ये देखो दाऊ जले हार्डिंग, कौन सा दाऊ जले हार्डिंग? बोला नवपाषाणिक स्थल। बोला नवपाषाणिक स्थल का मतलब क्या होता है? तुमको कोई बोले कि वो देखो महदहा, कौन महदहा? मतलब एक मध्य पाषाणिक स्थल है। मध्य पाषाण का मतलब क्या होता है? जब यही नहीं समझोगे तो मैप पढ़ के क्या करोगे? मैप पढ़ने से मगजमारी बढ़ जाएगी। अतः जब मैं बोल रहा हूं कि पहले ये सब टॉपिक खत्म करो उसके बाद पढ़ना मैप, तभी मैप समझ में आएगा। अभी ये सब बातें ना करो। और जब मैंने कह दिया ना तो कह दिया तो कह दिया, अब उसके आगे ये सब पूछने के लिए स्पेस नहीं है, और इसको पूछ के क्लास का और अपना टाइम क्यों खराब करते हो? आगे बढ़ो। तो कुल मिलाकर यहां पर कहानी स्पष्ट हो चुकी है कि हमने देख लिया कि नवपाषाण काल के कौन कौन से स्थल थे। नवपाषाण काल के इन स्थलों को हमने देख लिया, और इन स्थलों को देखने के बाद अब हमारे सामने में अगला टारगेट यह आता है कि नवपाषाण काल के जीवन की शैली के बारे में जानकारी हासिल करें। तो नवपाषाण कालीन जीवन शैली के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा। लिखो नवपाषाणिक जीवन शैली, लिखो नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मानव जीवन, नवपाषाण काल मानव जीवन का एक ऐसा दौर है जब पहली बार मानव नवपाषाण काल मानव जीवन के विकास का ऐसा दौर है जब पहली बार मानव नंबर 1 50% या उससे ज्यादा स्तर पर कृषि कार्य करने लगा था। 50% या उससे ज्यादा स्तर पर कृषि कार्य करने लगा था। नंबर 2, इसी स्तर पर लोग पशुपालन करने लगे थे। इसी स्तर पर लोग पशुपालन करने लगे थे। नंबर 3, लोग अब नियमित रूप से एक जगह पर टिक कर रहने लगे थे। लोग अब नियमित रूप से एक जगह टिक कर रहने लगे थे। अगला पॉइंट, जब लोग अब अपने निवास के लिए आवास बनाने लगे थे। जब लोग अपने निवास के लिए घर बनाने लगे थे। घर बनाने लगे थे। कुछ स्थलों से हमें
5-6 कमरों का निवास स्थल भी मिला है। 5-6 कमरों का निवास स्थल भी मिला है। ज्यादातर निवास स्थल या घर, ज्यादातर घर अभी झोपड़ियों के स्तर के ही थे। ज्यादातर निवास स्थल अभी झोपड़ियों के स्तर के ही थे। कश्मीर के बुर्ज होम एंड गुफ्र कराल से, कश्मीर के बुर्ज होम और गुफ्र कराल से हमें कश्मीर के बुर्ज होम और गुफ्र कराल से हमें गर्ता आवास की जानकारी मिलती है। गर्त आवास की जानकारी मिलती है। गर्त आवास की जानकारी मिलती है। इसके तहत वहां के लोग गड्ढा बनाकर उसी के अंदर निवास करते थे। संभवतः पशुओं या प्रकृति की ठंडक से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। संभवतः पशुओं या प्रकृति की ठंडक से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। संभवतः पशुओं या प्रकृति की ठंडक से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। कृषि के ख्याल से देखें तो मेहरगढ़ से हमें पहली बार गेहूं का प्रमाण मिला। जबकि उत्तर प्रदेश के इलाके से हमें मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों ही कालखंडों के उत्तर प्रदेश से हमें मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों ही कालखंडों के चावल की प्राप्ति हुई है। उत्तर प्रदेश से हमें मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों ही कालखंडों से संबंधित चावल की प्राप्ति हुई है। जगह का नाम मैंने कल भी बता दिया था,
अतरंजी खेरा, सॉरी अतरंजी खेरा बोल दिया वो सर, ये महदहा, पानी मांडो, कोल्डिहवा, ये सब जगह है जहां से कि हमें मध्य पाषाण काल के और फिर नवपाषाण काल के चावल की प्राप्ति हुई है। प्रायद्वीपीय भारत से, प्रायद्वीपीय माने दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत से हमें रागी, मोटा फसल है रागी की उपज की पहली जानकारी मिलती है। रागी की खेती की पहली जानकारी मिलती है। इस दौर में भी, इस दौर में भी बहुत लोग, इस दौर में भी बहुत लोग इस दौर में भी बहुत लोग शिकार और संग्रहण का काम कर रहे थे। यानी कि खेती की शुरुआत, यानी कि खेती की शुरुआत भी इस काल में नहीं हुई थी और सारे लोग भी इस युग में खेती नहीं कर रहे थे। यानी कि खेती की शुरुआत भी इस युग में नहीं हुई थी और सारे लोग भी इस युग में खेती नहीं कर रहे थे। सारे लोग भी इस युग में खेती नहीं कर रहे थे। बावजूद इसके इतिहासकार इस काल को ही कृषि का आरंभिक काल मानते हैं, क्योंकि बावजूद इसके इतिहासकार इस काल को ही खेती का आरंभिक काल मानते हैं, क्योंकि खेती का आरंभिक काल मानते हैं क्योंकि पुरातत्ववेत्ता इस बात को लेकर सहमत हैं कि, पुरातत्ववेत्ता इस बात को लेकर सहमत हैं कि, पुरातत्ववेत्ता इस बात को लेकर सहमत हैं कि जब मानव आबादी की आधी से ज्यादा, जब मानव आबादी के आधे से ज्यादा लोग, जब मानव आबादी के आधे से ज्यादा लोग खेती करने लगे, तब जाकर हम उस युग को कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था का काल कह सकते हैं। उस युग को कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था का काल कह सकते हैं। उस युग को कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था का काल कह सकते हैं। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के दौरान हमें मध्यपाषाण की तुलना में, मध्यपाषाण की तुलना में
कलात्मक उन्नति का प्रमाण मिलता है, जो कलात्मक उन्नति का प्रमाण मिलता है जो गुफाओं के चित्रों, जो गुफाओं के चित्रों, वहां के लोगों, वहां के लोगों के अलंकरण की सामग्रियों, वहां के लोगों की अलंकरण की सामग्रियों आदि में अभिव्यक्त होता है, आदि में अभिव्यक्त होता है। इस काल के लोग, इस काल के लोग बड़ी संख्या में मृदभांडों का भी उपयोग करने लगे थे। मृदभांडों का भी उपयोग करने लगे थे। मृदभांड माने मिट्टी का बर्तन। मृदभांडों का भी उपयोग करने लगे थे। जो इनके जीवन स्तर की उन्नति का द्योतक है, जो इनके जीवन स्तर की उन्नति का द्योतक है। जो इनके जीवन स्तर की उन्नति का द्योतक है। मेहरगढ़ से हमें मेहरगढ़ से हमें मृदभांड का आरंभिक प्रमाण मिलता है। मेहरगढ़ से हमें मृदभांड का आरंभिक प्रमाण मिलता है। आरंभिक मृदभांड हाथ से बने हुए थे। आरंभिक मृदभांड हाथ से बने हुए थे। बाद के मृदभांड चाक पर बनाए जाने लगे। बाद के मृदभांड चाक पर बनाए जाने लगे, जो इनकी तकनीकी उपलब्धि का संकेतक है। जो इनकी तकनीकी उपलब्धि का संकेतक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सभी नवपाषाणिक स्थलों से मृदभांडों की प्राप्ति नहीं हुई है। सभी नवपाषाणिक स्थलों से मृदभांडों की प्राप्ति नहीं हुई है। सभी नवपाषाणिक स्थलों से मृदभांडों की प्राप्ति नहीं हुई है। यहां तक की बात हमारी पूरी हो गई। अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, थोड़ा और लिख लीजिए, फिर इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा। नहीं लिखेंगे तो ये सब टॉपिक समझ में नहीं आएगा। थोड़ा और लिख लीजिए। गॉर्डन चाइल्ड, गॉर्डन चाइल्ड
ने, मतलब एक इतिहासकार हैं, गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण कालीन उपलब्धियों को क्रांतिकारी, नवपाषाण कालीन उपलब्धियों को क्रांतिकारी, गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण कालीन उपलब्धियों को क्रांतिकारी करार दिया। लेकिन गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण कालीन उपलब्धियों को क्रांतिकारी करार दिया, लेकिन बाद के इतिहासकार इसे एवोल्यूशन के माध्यम से समझने योग्य मानते हैं। इसे इवोल्यूशन के माध्यम से समझने योग्य मानते हैं, यानी कि नवपाषाणिक जीवन स्तर का विकास, यानी कि नवपाषाणिक जीवन स्तर का विकास धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से हुआ है, धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से हुआ है। और अभी भी विकास की कई गंभीर सीमाएं, अभी भी विकास की कई गंभीर सीमाएं दृष्टिगत होती हैं, अभी भी विकास की कई गंभीर सीमाएं दृष्टिगत होती हैं। यहां पर रुक जाना है, यहां पर रुक जाना है। अब मैं इसे समझाऊंगा। इसे हम समझते हैं तो क्या कहानी बनती है अपनी कि नियोलिथिक एज हम लोग पढ़ रहे हैं, नवपाषाणिक काल। जब हम नवपाषाणिक काल पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि नवपाषाण काल, काल का मतलब क्या है? तो मैंने आपको ये बताया था कि अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग काल, जैसे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में जगह देखो 7000 BC से लेकर 3500 BC, 7000 BC से लेकर 3500 BC। फिर देखोगे जैसे अलग अलग कालों में फिर अलग क्षेत्र देखे, कश्मीर, कश्मीर 3500 BC से 2500 BC। अरे 3500 BC से पहले का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है उस इलाके में जो हमें नवपाषाणिक जीवन शैली का बोध कराए, और जो सबसे बाद का मिला है, सबसे बाद का मतलब लेटेस्ट, वो है 2500 BC का। 2500 BC के पश्चात का भी कोई नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में जो हमको मिल रहे हैं ज्यादातर 2000 BC के आसपास के स्थल हैं। बिहार से जो हमें मिल रहा है वो ज्यादातर हमें 2500 BC से 2000 BC के दौर के स्थल मिल रहे हैं।
फिर आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में 1000 BC तक के 1000 BC तक के स्थल मिल रहे हैं। 1000 BC तक के स्थल मिल रहे हैं हमें नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। साउथ इंडिया में 1500 BC तक के स्थल मिल रहे हैं। 1500 BC तक के स्थल मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको यह अंदाजा लगेगा कि हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में जो हमें नवपाषाणिक जीवन का प्रमाण मिला वह अलग अलग कालखंडों से संबंधित है। वंस अगेन आई रिपीट, इंडिया उस समय कोई कंट्री नहीं था। अलग अलग ज्योग्राफिकल भूखंड था। उन भूखंडों में मानव का जीवन विकसित हो रहा था। मानव जीवन नवपाषाणिक स्तर तक भारत के अलग अलग भूखंडों में अलग अलग कालों के दौरान सक्रिय था। कहीं पर नवपाषाणिक जीवन का अंत हो गया और मानव ताम्र पाषाण की ओर मुड़ गया, और ताम्र पाषाण से आगे बढ़ते हुए कांस्य की ओर मुड़ गया, जैसे कि बलूचिस्तान। जिस समय बलूचिस्तान के इलाके में हड़प्पा सभ्यता का विकास हो गया, यानी कांस्य का उपयोग होकर नगरीय जीवन का विकास हो गया, उस समय ही यदि आप उत्तर प्रदेश चले जाओ तो लोग नवपाषाणिक स्तर पर नजर आएंगे। बिहार चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ तो लोग नवपाषाणिक स्तर पर नजर आएंगे। आप दक्षिण भारत चले जाओ तो लोग नवपाषाणिक स्तर पर नजर आएंगे। कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां की आपको यह जानकारी मिलेगी कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ, परिपक्व अवस्था तक पहुंच गई सभ्यता 2500 BC में, और 2000 BC तक आते आते सभ्यता पतन की ओर मुड़ गई। और उसके बाद भी नॉर्थ ईस्ट में या कुछ समय यूपी में, और नॉर्थ ईस्ट और यूपी के अलावा इधर साउथ इंडिया में लोग अभी नवपाषाणिक जीवन ही जी रहे थे। तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग कालखंड है नवपाषाणिक जीवन को समझने के लिए। तो इस तरीके से यह बात आपकी पूरी हो गई। सर, नॉर्थ ईस्ट में नवपाषाणिक संस्कृति वैदिक संस्कृति के समानांतर चल रही थी। हाँ, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। वैदिक काल का यदि हम 1500 BC से 500 BC का दौर माने तो ऋग्वैदिक काल और नवपाषाण काल का जो जीवन है नॉर्थ ईस्ट में वो एक दूसरे का पैरेलल था, बिल्कुल कह सकते हो। तरसी भी स्थल है जीवन की निरंतरता। तरसी भी, क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उपम रावत, तरसी भी स्थल है जहां जीवन की निरंतरता, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपका प्रश्न ही नहीं समझ पा रहा हूं। प्रहलाद क्या लिखा है सर? नवपाषाण के तहत, नवपाषाण काल के तहत कल के अंतर को लेकर यहाँ कह जा सकता है कि संस्थाओं की उपलब्धि के आधार पर था। अभी संस्थाओं वगैरह की उपलब्धि नवपाषाण काल में नहीं नजर आती है, तभी संस्थाओं की चर्चा नहीं करिए, और संस्थाओं के बारे में समझना बड़ा मुश्किल है। ऐसे एक और बात बताऊं कि आप लोगों से मेरा एक आग्रह रहेगा कि हिंदी में लिखा करो, मतलब देवनागरी में लिखा करो, रोमन शैली में मत लिखा करो। मैं समझने में मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि या तो इंग्लिश में लिखो या तो देवनागरी में लिखो। यदि ऐसे लिखते हो तो मतलब छोटा लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आधा लाइन का समझने में दिक्कत नहीं। जब 3-4 लाइन में लिखते हो ना क्वेश्चन, तो मुझे उसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है और क्लास में थोड़ी सी कठिनाई आने लगती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल
और नवपाषाणिक क्षेत्र, इनका तो परिचय आपने पूरा ले लिया। तब आपके सामने में आता है नवपाषाणिक जीवन। नवपाषाणिक जीवन, तो नवपाषाणिक जीवन की बात यदि करेंगे तो क्या कहानी है? प्रकृति का ज्ञान बढ़ रहा है और क्या, भोजन, कृषि यानी उत्पादन, पशु के बारे में क्या है? तो पालन, पालन की शुरुआत हो चुकी है। अब देखोगे कि भेड़, बकरी, गाय, बैल, कम से कम इतने पशुओं के पालन का प्रमाण तो हमें मिल ही जाता है। फिर देखोगे क्षेत्रीय लगाव, मतलब हो गया यहाँ स्थायीवास, अस्थायीवास, गृह निर्माण, उसके बाद मृदभांड, कलात्मक विकास, और उपकरणों का विकास। उपकरणों का विकास, ये आपको ऐसे उदाहरण नजर आएंगे जिनके बदौलत आप कह सकते हैं कि नवपाषाण के जीवन के बारे में हम जानते हैं। क्या हुआ, पहले की तुलना में प्रकृति का ज्ञान इनका बढ़ता जा रहा है, और प्रकृति के ज्ञान के बढ़ने की दिशा में एक बहुत बड़ी बात यह है कि अब वो खेती करने लगे। खेती करने लगे हैं तो खेती का प्रमाण कहां से मिला? कौन कौन से फसल, इसकी जानकारी आपके सामने में ऑलरेडी मैं रख चुका हूं। फिर आप देखोगे कि पशु को पालने लगे। पहले मानव और पशु का संबंध तो शिकार वाला ही था, अब है क्या कि ये पालन करने लगे हैं, भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये सब पाल रहे हैं। एक जगह पर टिक कर रहने लगे और स्थायी निवास और घर निर्माण करने लगे। बता दिया है कि 6-6 मकान, 6-6 कमरों वाला मकान का भी प्रमाण मिला है। मिट्टी के बर्तन हमें मिलने लगे, हमें कलात्मकता में विकास दिखता है, और उपकरणों में हमें अब क्या दिखाई देता है? विविधता ज्यादा है, विविधता ज्यादा है, और उपकरण की मात्रा ज्यादा है, आकार छोटे हैं, और उनकी पकड़ पकड़ अब आसान है, और धार ज्यादा तेज है, ज्यादा तेज है। इसलिए इस काल के उपकरणों को हम लघु पाषाण कहते हैं। लघु पाषाण, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, लघु पाषाण। तो क्या दिखाई देता है हमें?
पहले की तुलना में ज्यादा उपकरण मिलने लगे हैं, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा वैरायटी के, ज्यादा क्वालिटी के। क्वालिटी का मतलब क्या होगा? धार ज्यादा तेज, पकड़ में आसान हो जाए, आकार में छोटा हो जाए, तो हम बेहतर उपयोग कर पाएंगे। इस तरीके से हमको ये उपकरण भी बेहतर नजर आते हैं। इतने के आधार पर आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि मानव जीवन एक नए पड़ाव पे पहुंच चुका है, जो पड़ाव निश्चित तौर पर मध्य पाषाण काल की तुलना में इंटायरली डिफरेंट है। मध्य पाषाण काल की तुलना में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप इनके माध्यम से समझ सकते हैं। पुरातात्विक अध्ययन सामग्रियों की सीमा के संदर्भ में नवपाषाण काल के लोगों के जीवन के विषय में हम क्या ज्ञान प्राप्त होता है, वो तो लिख ही रहे हैं भाई। तो ये तमाम जानकारी आपको मिल गई। अब यहीं पर एक बात खड़ी होती है कि नवपाषाण काल की उपलब्धियां क्रांतिकारी थी। एक हिस्टोरियन ने कह दिया, गॉर्डन चाइल्ड ने, कि नवपाषाण काल की उपलब्धियां क्रांतिकारी थी। अब आपको इसके ऊपर अपनी टिप्पणी करनी है। नवपाषाण काल की उपलब्धियों को गॉर्डन चाइल्ड न घटा सकेंगे न बढ़ा सकेंगे। नवपाषाण काल की जो उपलब्धियां हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब इसके बाद नवपाषाण काल की उपलब्धियां क्रांतिकारी है, रेवोल्यूशनरी है कि एवोल्यूशनरी है, इंटरप्रिटेशन की बात है। और एक और बात है कि जिस समय गॉर्डन चाइल्ड लिख रहे थे, उसके बाद के काल में और भी कई प्रकार के शोध हो गए हैं, तो उसके आधार पर कुछ नए तथ्य जो आते हैं उन्हें भी हम ध्यान में रखेंगे। तो नवपाषाण काल की उपलब्धियां क्रांतिकारी है, ये लाइन जब कहा तो उन्होंने क्या कहने चाहा? क्रांतिकारी का मतलब होता है कि प्रगतिशील है, प्रगतिशील है, बहुआयामी है, प्रगतिशील है, बहुआयामी है और तीव्रगामी है। Achievements were progressive, multidimensional and very very swift in pace। बहुत तेज गति से होने वाले थे। इतने तेज गति से होने वाले थे कि एकदम मौलिक परिवर्तन दिखता है। मौलिक परिवर्तन दिखता है। इस मौलिक परिवर्तन शब्द पर अत्यधिक बल होता है क्रांति के दावे का। जब हम किसी घटना को क्रांतिकारी कहते हैं तो उसके अंतर्गत पिछले युग की तुलना में नए युग में, जिस युग की चर्चा आप कर रहे हैं, उस युग में जो परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन मौलिक किस्म का परिवर्तन है। इस पे बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। अब गौर करने लायक बात यह है कि आप इनके द्वारा तय की गई कसौटी के आधार पर ही तो जांचेंगे। नवपाषाण काल की उपलब्धियां क्रांतिकारी है कि नहीं। जब हम इस विषय की जांच करेंगे तो हम देखेंगे कि चाहे कृषि का विकास हो, चाहे पशुपालन का, चाहे मृदभान का विकास हो, चाहे स्थायी निवास का, चाहे प्रकृति को बेहतर तरीके से जानने का प्रश्न हो, या कलात्मकता की उन्नति का प्रश्न हो, या उपकरणों के बेहतर होने का प्रश्न, ये सब के सब प्रगतिशील हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स प्रगतिशील हैं। ये सब के सब प्रगति यदि ध्यान में रखे जाए तो मल्टी डायमेंशनल दिखते हैं कि नहीं? बिल्कुल दिखते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल चेंजेस का द्योतक है, ये प्रोग्रेसिव चेंजेस, मानव आगे की ओर बढ़ रहा है। और तब है कि इसकी गति तीव्र है कि नहीं। तीव्रता को नापने का कोई फिक्स पैरामीटर तो है नहीं कि कितनी तीव्र गति। कोई आदमी यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है तो कहेगा बहुत तेज गति से चल रहा है, और कोई कहेगा इतना धीमे गति से कैसे काम चलेगा। तो तीव्रता का तो कोई पैरामीटर ही नहीं है ना। लेकिन यदि बात मौलिकता की आती है तो इसका मतलब होता है कि मध्य पाषाण काल का जीवन
कुछ था और इस काल का जीवन कुछ है। मध्य पाषाण काल का जीवन कुछ और इसका जीवन कुछ। इसके आधार पर हम मौलिकता की चर्चा कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि नवपाषाण एवं मध्य पाषाण को बिल्कुल ही भिन्न नहीं कह सकते। मध्य पाषाण को नवपाषाण से एकदम अलहदा कह दें और कह दें कि मध्य पाषाणिक लोग अभी शिकार करते थे, ये पशुपालन करने लगे, वो खाद्य संग्रहण करते थे, ये खाद्य उत्पादन करने लगे। एकदम ही बिल्कुल ही अलग अलग दिखता है वो। हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि मध्य पाषाण काल में भी हमें पशुपालन और खेती और गृह निर्माण और अस्थाई वास का कुछ प्रमाण मिला है। यानी कि उस दिशा में विकास की शुरुआत हो चुकी थी, जो अगले पड़ाव पर अब जाके क्या हो गया? प्रबल हो गया। प्रवृत्ति की प्रबलता का प्रमाण मिलता है, नई प्रवृत्ति की शुरुआत और उसकी पूर्णता का नहीं। तो क्या हम देख रहे हैं कि पहले भी खेती होती थी, पशुपालन होता था, घर बनते थे, स्थायी निवास होता था, लेकिन ये अभी एक क्षीण प्रवृत्ति है, दुर्बल प्रवृत्ति है। ऐसा अभी कम लोग करते हैं। ये एक बात समझ में आ गई। और दूसरी बात क्या है कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि सभी नवपाषाणिक स्थल, ऐसा भी नहीं कह सकते कि सभी नवपाषाणिक स्थल एक समान जीवन का प्रमाण देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे नवपाषाणिक स्थलों से हमें एक ही जैसे जीवन का प्रमाण मिलता है। एक ही जैसे जीवन का प्रमाण नहीं मिलता है। तो नियोलिथिक, एक मैंने कहा कि जड़ें मध्य पाषाण काल में ही है, जड़ें मध्य पाषाण में ही, जड़ें मध्य पाषाण में ही। ये तो आपने देख लिया। और दूसरा मैंने आपको बताया कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि सभी मध्य पाषाणिक, सभी नवपाषाणिक स्थलों के जीवन का स्तर एक जैसा है। कहीं कहीं गर्तावास है, तो कहीं 5-6 कमरों का मकान, कहीं कहीं गर्तावास है तो कहीं 5-6 कमरों का मकान। फिर देखोगे कि कहीं कहीं
कहीं कहीं पशु की हड्डियों का उपकरण मिलता है, पशु की हड्डियों का उपकरण मिलता है, जैसे कश्मीर और चिरांद। चिरांद मैंने बिहार में। कहीं पशु की हड्डियों का उपकरण मिलता है। पशु की हड्डियों का उपकरण मिलने का मतलब होता है कि ये लोग पहाड़ी से नीचे उतर गए होंगे और वहां पर सतह के स्तर पर इनके पास में सप्लाई ऑफ दी स्टोन घट गया होगा, तो इन्होंने उपकरणों के निर्माण के लिए पशुओं के हड्डियों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। इसके बाद फिर देखते हैं कि कहीं कहीं मृदभांड नहीं भी मिलते हैं, मृदभांड नहीं भी मिलते। यदि मृदभांड इनके एडवांसमेंट का एक एविडेंस है, तो एवरीवेयर यू डू नॉट फाइंड कि दे वेर यूजिंग द पॉटरी, द सेरेमिक्स। हर जगह मिट्टी के बर्तन का उपयोग ये नहीं कर रहे थे, तो कहीं जीवन थोड़ा एडवांस है, कहीं थोड़ा पिछड़ा हुआ है। फिर देखोगे कि अभी भी बहुत लोग शिकार कर रहे थे, अभी भी बहुत लोग शिकार कर रहे थे और खाद्य संग्रहण पर निर्भर थे। खाद्य संग्रहण पर निर्भर थे। एक ही इलाके में, जिस इलाके के बारे में हम ये कह रहे हैं कि उन इलाकों के लोगों का जीवन अब कृषि पर आधारित है, उस इलाके के सारे लोग पशुपालन करना शुरू कर दिए हो, खेती करना शुरू कर दिए हो, सो बात नहीं कर सकते। अभी भी उस इलाके में बहुत सारे लोग खाद्य संग्रहण करते हैं या शिकार पर जीवन जीते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ऐसे समझिए, 100 आदमी है, मध्य पाषाण काल की ओर चलकर देखें तो 5 से 10 लोग ऐसे हैं जो खेती करना शुरू किए, पशुपालन करना शुरू किए, स्थायी वास करना शुरू किए। नवपाषाण काल में चलकर देखें तो 50% से ज्यादा लोग अब यही काम करने लगे, खेती करने लगे, स्थायी निवास करने लगे, पशुपालन करने लगे। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शिकार ही करते हैं और खाद्य उत्पादन की जगह संग्रह नहीं करते हैं। अतः हम इसको एवोल्यूशन के तौर पर देखेंगे, विकास की क्रमिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि इसी दौर में प्रक्रिया शुरू हुई और इसी दौर में प्रक्रिया पूर्ण हो गई। प्रक्रिया शुरू इस दौर में हुई थी, पूर्ण अभी भी नहीं हुई है। तो हम इसको रेवोल्यूशन के बजाय एवोल्यूशन ही कहेंगे। यही निर्णय युक्ति संगत है। क्या मैं अपनी बात समझा चुका? आप लोग को बात मेरी समझ में आ गई? तो इस तरीके से यह वाला मामला हमारा पूरा हो गया। अब देखोगे कि नवपाषाण काल के बारे में कुछ चर्चाएं अभी भी बाकी है, वो चर्चा अभी नहीं करूंगा। जो क्वेश्चन भी बचा हुआ था वो क्वेश्चन तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं अभी, उस क्वेश्चन तक हम लोग अगले दिन पहुंचेंगे। अगले दिन का जो हमारा टारगेट है, उस टारगेट में हम लोग नवपाषाण काल का बचा हुआ सेक्शन तो करेंगे ही। नवपाषाण के बचे हुए सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की ओर जाएंगे। इस क्वेश्चन के पश्चात हम लोग फिर जाएंगे ताम्रपाषाण की ओर। तो अगले दिन के क्लास में जब हम आएंगे तो हमारा ताम्रपाषाण काल तक का टॉपिक कंप्लीट हो चुका होगा। कल मैं आपका क्लास लूंगा तो ठीक नहीं होगा, कल छठ की छुट्टी है, हम लोग परसों मिलेंगे। आज क्लास यहीं पर रुकेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। छठ पूजा की खूब सारी शुभकामना। धन्यवाद। गुड नाइट। टेक केयर।